तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 361 वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका नाम पहले आईआईएफएल हुआ करता था। दोस्तों 2020 में इसका आईपीओ आया और अपने आईपीओ के बाद से ही इस कंपनी में लगातार ग्रोथ नजर आई और ये ग्रोथ लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले दिनों में इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है 361 वैम लिमिटेड यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। 1005 इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 5% के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 36,410 करोड़ का है। स्टॉक पी 39.3 का है, थोड़ा सा हाई है। आरओसी 14.5% एंड आरओई 24.5% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 496 का लो रहा और 1216 रुपए का कंपनी ने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट 2008 में फाउंड की गई थी और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। इसका जो काम है दोस्तों वो एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ ही हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स का भी पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल में भी इसमें लगातार धीरे धीरे ही सही ऊपर तेजी बनती नजर आ रही है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और इसका जो डिविडेंड रेट है वो 177% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में लगभग 1.97% स्टेक अपना कम कर लिया है। तो ओवरऑल अभी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 15% के आसपास कम हो चुकी है और साथ ही साथ इसके प्रमोटर्स ने लगभग 40% होल्डिंग प्लेज भी करी है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनियों के साथ ये ग्रुप शेयर करती है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 381 करोड़ का था, जून 2022 में 471 करोड़, जून 2023 में 573 करोड़ और जून 2024 में 849 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 117 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 157 करोड़, जून 2023 में 184 करोड़ और जून 2024 में 244 करोड़ का रहा। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2018 में 1705 करोड़ का था, मार्च 2021 में 1654 करोड़ और करंट में कुल अभी 2832 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 380 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 369 करोड़ और अभी करंट में कुल 864 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कि इनके नेट प्रॉफिट एंड सेल्स में धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 26% की रेट से, पिछले 3 सालों में 36% की रेट से और पिछले 1 साल में 105% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 6,966 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 5,077 करोड़ का, मार्च 2024 में 9,472 करोड़ का लोन है। इसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 9,567 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 8,739 करोड़ और मार्च 2024 में 15,114 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में लोन काफी ज्यादा है। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में 22.78% थी, वहां से और भी डाउन होकर 15.79% रह गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 25.67% से बढ़कर 64.56% तक चली गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 1.39% से बढ़कर 8.72% एंड पब्लिक की होल्डिंग 50% जो थी वो घटकर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास रह गई है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 9 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव संकेत हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकली ये कंपनी तो काफी अच्छी लग रही है लेकिन फंडामेंटली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। बाकी जैसा भी है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम इसके लायबिलिटीज की बात करें तो अभी ठीक ठाक की लग रही है। बाकी रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं है प्रॉफिट पर। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक बढ़ी रही है और वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों इनकी जो रिटेलर्स की होल्डिंग है ये बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और सबसे बुरी बात तो इसमें यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर को प्लेज किया है, ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इनका जो डेप्ट है, डेप्ट भी इनका एक चिंता का विषय है, तो यहाँ भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 9% का इसके पास मार्केट शेयर है वेल्थ मैनेजमेंट एंड वेल्थ एडवाइजरी में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट 63% एंड एसेट मैनेजमेंट 37%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 98.5% का बिजनेस होता है और सिंगापुर से 1.4% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट से इनको 72% का प्रॉफिट आता है, एसेट मैनेजमेंट से 27.7% का। दोस्तों इसके जो पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इनका जो रियल ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका आनंद राठी हो गया, नुवामा वेल्थ, निपॉन लाइफ, आदित्य बिरला एएमसी, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, एडलवाइस फाइनेंशियल और प्रूडेंट कॉर्पोरेट जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके रियल पीयर कंपिटिटिव ग्रुप्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर आपको देखने को मिला कि अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी लगातार ही ऊपर एक अच्छे ट्रेंड में आगे बढ़ती चली जा रही है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी बड़े बड़े स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से इसमें तेजी बरकरार है ये स्टॉक इसी रेंज में हो सकता है कुछ दिन और ट्रेड
करें, लेकिन यहाँ से जैसे ये बाहर निकलेगा तो बहुत ही जल्द इसमें 1300 से 1400 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रहें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि टेक्निकली तो इसे चार्ट ठीक लग रही है लेकिन फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा।